मैं दिलबाग सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर GCW सोनीपत, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूर्व में भी मैंने सूती कपड़ा उद्योग से संबंधित स्थानीयकरण के कारकों और तथा भारत और चीन के उत्पादन और वितरण का वर्णन किया था। आज हम इसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूके और रशिया जैसे प्रमुख देशों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले यूएसए लेते हैं। इसमें सूती कपड़ा उद्योग का श्री गणेश न्यू इंग्लैंड राज्यों में रोड द्वीप स्थित पोटुकेट नामक स्थान पर 1790 में हुआ। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। इस इलाके से दूसरी तरफ मध्य अटलांटिक और दक्षिणी क्षेत्र में भी यह उद्योग प्रमुखता के साथ फैला। यह देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया। 1965 में 844.7 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार यहाँ पर हुआ, जो 1974 में घटकर 431 करोड़ मीटर रह गया। भारत, रूस और चीन आदि देश इससे आगे निकल गए। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से यदि विचार करें तो यूएसए का विश्व में तीसरा स्थान है, चीन और भारत के बाद। इस समय यहाँ 5.2% सूती वस्त्र और 12.8% सूत तैयार करता है। लेकिन फिर भी यह देश सूती कपड़ा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम इसके वितरण का जिक्र करें तो सबसे पहला इलाका आता है न्यू इंग्लैंड स्टेट्स। यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित यहाँ सबसे पहले 1790 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। रोड द्वीप, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर राज्य में हुआ। इन राज्यों के प्रमुख केंद्र बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यू ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, फॉल रिवर, लॉवेल, लॉरेंस, वर्सेस्टर तथा टाउनटन आदि हैं। 1920 तक यह क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट था। धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी। 1920 में तो सूती कपड़े का कुल 52% उत्पादन यहीं से आता था। वर्तमान में ये घटकर 15% रह गया है। इस उद्योग के कमी के निम्नलिखित कारण रहे। इस क्षेत्र में नगरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया। इसके कारण से लिविंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, लेबर महंगी आने लगी, स्थानीय कर काफ़ी ज़्यादा थे, ज़मीन की कमी होने लगी और ये क्षेत्र पुरानी मशीनें लगी हुई थी। स्थानीय रूप से यहाँ कपास का उत्पादन भी नहीं होता। आपको पता ही है कि कपास मेखला से कपास को आयात किया जाता है, वो भी एक डिसएडवांटेज था इस क्षेत्र के लिए। जनसंख्या तथा बाजार भी धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट से मिड वेस्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। और अंतिम और महत्वपूर्ण कारक स्थानीय रूप से यहाँ धातु की, मशीनरी की, रासायनिक की और प्रिंटिंग की ये इंडस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी सूती कपड़े के मुकाबले। दूसरा महत्वपूर्ण इलाका है मध्य अटलांटिक राज्य। पेंसिल्वेनिया के पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और मैरीलैंड राज्यों में यह फैला हुआ है। यहाँ पर लेबर की खूब सप्लाई है, हाइडल पावर है, ट्रांसपोर्ट की अच्छे कनेक्शंस हैं, निकटवर्ती बाजार की सुविधाएं भी हैं। इस क्षेत्र में देखें तो फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा हैरिसबर्ग, पैटरसन, स्क्रैटन, बाल्टीमोर बहुत ही महत्वपूर्ण है सूती कपड़े के लिहाज से। न्यूयॉर्क में तो रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी एपलेशियन राज्य। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक प्रदेश है। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया और टेनेसी राज्यों में यह फैला हुआ है।
यहाँ 1880 के बाद इस उद्योग की स्थापना हुई। चॉरलेटी, कोलंबिया, अगस्टा, एटलांटा ये बड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ फॉल लाइन से जल विद्युत भी प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में यह प्रदेश लगभग 3/4 सूती कपड़ा उद्योग का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र को बड़े लाभ हैं। ये मुख्य कपास मेखला के निकट है। यहाँ पर कोयले की भी सुविधा है और फॉल लाइन के कारण से वहाँ जो जल विद्युत केंद्र हैं वहाँ से टेनेसी घाटी से खूब आइडल पावर मिल जाती है। सस्ता लेबर भी अवेलेबल है। नई फर्में हैं, नई मिलें हैं, मशीनों का निर्माण नए तरीके से हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दक्षिणी राज्यों में जो जनसंख्या बढ़ी उससे स्थानीय मार्केट बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। यहाँ पर भूमि अपेक्षाकृत सस्ती है और लोकल टैक्सेस भी कम हैं। यूएसए में सूती कपड़े का उत्तर से दक्षिण की ओर जो शिफ्टिंग हुआ, मतलब न्यू इंग्लैंड क्षेत्र से जो इंडस्ट्री मध्य पश्चिम और साउथ की तरफ खिसकी, उसके मुख्य बिंदु निम्न हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि उत्तरी पूर्वी न्यू इंग्लैंड राज्यों में कपास स्थानीय रूप से पैदा नहीं होती, इसे कॉटन बेल्ट से मंगाया जाता है, तो परिवहन में अधिक व्यय हो जाता है। न्यू इंग्लैंड राज्यों में भूमि महंगी है, लोकल टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए उत्पादन व्यय ज़्यादा होता है। उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी राज्यों में बाजार की ज़्यादा फैसिलिटी है। यूएसए में सूती वस्त्र के दक्षिण की ओर जो स्थानांतरण हुआ उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक लेबर भी है। यहाँ पर उत्पादन व्यय का लगभग 20% खर्च लेबर पर होता है। यूएसए में लेबर की कॉस्ट और ज़्यादा है, इसलिए टोटल सूती कपड़ा के प्रोडक्शन में लेबर की कॉस्ट 28% आती है। इस समय दक्षिणी राज्यों को न्यू इंग्लैंड राज्यों की अपेक्षा 30% कम लेबर कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। इस कारण से दक्षिणी राज्यों को एक स्पेशल प्रिविलेज हो गया और इंडस्ट्री की वहाँ काफ़ी बढ़ोतरी। यूएसए के बाद हम दूसरा जापान लेते हैं। जापान में सूती कपड़े का शुभारंभ 1867 में हुआ। कहने का मतलब ये है कि भारत में तो ये इंडस्ट्री 1854 में स्थापित हुई थी, जापान में 1867 में, भारत के बाद इसकी स्थापना हुई। 1990 तक लेबर की दृष्टि से यह सबसे बड़ी इंडस्ट्री हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में खूब उन्नति हुई और ये बाहर भी एक्सपोर्ट करने लगे। 1938 तक जापान सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक बन चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार में इसको काफ़ी नुकसान हुआ। 1940 में जापान के पास 22 लाख तकवे थे और युद्ध के बाद तेज़ी से रिकंस्ट्रक्शन किया गया और 1950 में जापान फिर से विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया और आज भी ये कंडीशन बरकरार रखे हुए है। जापान कुल सूती वस्त्र का 35% भाग निर्यात कर देता है। खास बात यह है कि जापान में कपास की उपज बिल्कुल नहीं होती। इसे ये चीन, यूएसए, ब्राज़ील व भारत आदि देशों से आयात करता है। यहाँ कोयले की कमी है, इसलिए हाइडल पावर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। द्वीपों का देश होने के कारण से यहाँ आर्द्रता खूब है, जो सूती वस्त्र के लिए बड़ी अनिवार्य है। जापान में बहुत बंदरगाह हैं, जिससे कच्ची सामग्री की आयात और निर्मित कपड़े के निर्यात में सुविधा रहती है। अधिकांश कारखाने बंदरगाहों में खोले गए हैं। यहाँ लेबर सस्ती है, कुशल है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन पश्चिमी देशों की अपेक्षा 60 से 75% तक लो कॉस्ट पर लेबर अवेलेबल रहती है। अपनी उच्च तकनीकी दक्षता के सहारे जापान ने पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के
लिए सस्ते सूती वस्त्र तैयार करने में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। जापानी लोग भारत की घटिया कपास और मिस्र की बढ़िया कपास के मिश्रण से करके और वस्त्र निर्यात बनाने में निपुण हैं। यहाँ टोयोटो नामक जो स्वचालित करदा है उससे एक लेबर के मुकाबले 5 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। विदेशी बाजार में जापान के कपड़ों की बड़ी मांग रहती है। जापान में सूती वस्त्र उद्योग पर यदि नज़र डालें तो किंकी प्रदेश में ओसाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, इसीलिए इसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। इसके पास विस्तृत मैदानी प्रदेश हैं, बंदरगाह है जिससे आयात निर्यात की सुविधा है। यहाँ कोबे दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है। किंकी के बाद दूसरा क्वांतो प्रदेश जिसमें टोक्यो और याकोहामा आते हैं, और तीसरा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है नागोया। इसमें उसके आसपास के विभिन्न भागों में सूती कपड़े का काफ़ी प्रसार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत, हांगकांग, चीन और यूएसए से जापान ने प्रतिस्पर्धा की है और अपने उत्पादों में विविधता और नवीनता लाता रहता है। यूएसए और जापान के बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट देश है उसका हम जिक्र करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, जो सूती वस्त्र उद्योग की वास्तव में औद्योगिक उत्थान और पतन की कहानी है। विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई और यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग का सूत्रपात हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी के 150 वर्षों में ब्रिटेन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूती वस्त्रों का उत्पादन और निर्यातक रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ये अपनी उच्चतम सीमा पर था। यहाँ 40% सूत उत्पादन की क्षमता थी, 30% शक्ति चालक कर देते और धीरे धीरे ऐतिहासिक क्रम में यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, जापान, रूस, भारत और चीन आदि देशों में उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की, जिससे ब्रिटेन का उत्पादन कम होने लगा और उसका सापेक्षिक महत्व भी खत्म हो गया। आज के दिन सूती वस्त्र की दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी पीछे चली गई है। यहाँ सबसे पहले लंकाशायर क्षेत्र में यह उद्योग प्रारंभ हुआ था। इस क्षेत्र में आर्द्र जलवायु, कुशल श्रम, खूब कोयला भंडार, जल की आपूर्ति और अर्ली स्टार्ट के बेनिफिट थे। लिवरपूल बंदरगाह द्वारा यूएसए से कपास का आयात करना आसान था। मानचेस्टर शिप कैनाल के बनने की स्थिति और भी बढ़िया हो गई थी। मानचेस्टर और लिवरपूल ने मिलकर इस देश के कपड़ा उद्योग को खूब उन्नति दिलाई। खासतौर से मानचेस्टर के उत्तर और पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर लंबी अर्धचंद्राकार पट्टी में स्थित बोल्टन, बरी, रॉकडेल, ओल्डहम, स्कॉटपोर्ट आदि नगर हैं जो कताई का काम करते हैं। दूसरी ओर ब्लैकबर्न, बर्नले, प्रेस्टन नगर बुनाई का काम करते हैं। अकेले लंकाशायर में ब्रिटेन का 90% कपड़ा और सूत तैयार होता था। यह उद्योग निर्यात पर ही आश्रित था और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में विकास होने से निर्यात बंद हो गया। अब हम सोवियत संघ के जो प्रमुख भाग है रशिया, उसका, रूस का जिक्र करेंगे। यहाँ धीरे धीरे मास्को, इवानोवा और लेनिनग्राद में इस उद्योग का विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से आयातित सूत पर आधारित बुनाई के कारखानों का विकास किया गया। 1793 में सूत कातने का पहला कारखाना सेशलवर्ग नामक स्थान पर स्थापित हुआ। इसके पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया। 1917 की सोवियत क्रांति से पहले सूती वस्त्र का 85% मध्य औद्योगिक क्षेत्र में, 8% लेनिनग्राद क्षेत्र में और लगभग 5%
उत्तरी काकेशस क्षेत्र में स्थित था। कहने का मतलब ये है कि सभी इंपॉर्टेंट सूती कपड़े के क्षेत्र मास्को के आसपास थे। अब यह उद्योग यूराल पर्वत के पूर्वी ढालों पर भी फैल गया है, परंतु अब भी 75% से अधिक केंद्र यूराल पर्वत के पश्चिम में ही स्थित हैं, जहां 82% सूत और सूती वस्त्र तैयार होते हैं। रूस में इस उद्योग के निम्नलिखित कारण हैं। यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं है जिसको चालक शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जल विद्युत का भी प्रयोग होता है। कुशल श्रम भी खूब मिल जाता है। इस उद्योग में प्रयोग में आने वाली मशीनें मास्को और तुला में बनाई जाती हैं, अतः इनका आयात नहीं करना पड़ता। रेलवे का खूब विकास हुआ है, परिवहन की पूरी सुविधा है और कई जगह रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड भी कर दिया गया है। यूरोपीय रूस के भागों में जनसंख्या खूब है और जीवन स्तर भी उच्च है, अतः अपने आप में ये बहुत बड़ा मार्केट है। पिछले कुछ वर्षों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खूब डेवलपमेंट हुआ है। विघटन से पहले सोवियत संघ दुनिया में बहुत बड़ा उत्पादक था कपास का, परंतु बहुत से कपास के क्षेत्र उज़्बेकिस्तान में चले गए। इस समय यह विश्व का 5वां बड़ा कपास उत्पादक देश है और अब रूस को अपने सूती कपड़े के लिए कपास का आयात भी करना पड़ता है। यदि इस उद्योग के वितरण पर जोर दें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है मास्को इवानोवा, जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से अब तक अपनी प्रमुखता बनाए हुए हैं। यहाँ जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो मास्को और इवानोवा हैं। मास्को क्षेत्र में मास्को के अतिरिक्त सेरूपुरोव और इवानोवा को तो सोवियत संघ का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके आसपास कोस्त्रोमोव, किनेशमा, कोवरोव आदि और प्रमुख क्षेत्र हैं। मास्को इवानोवा के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट क्षेत्र लेनिनग्राद है। 19वीं शताब्दी से यहाँ सूती कपड़ा उद्योग चल रहा है। अब इसका काफ़ी विस्तार हो चुका है। लेनिनग्राद, नार्वा, तल्लीन आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। तीसरा रूस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है कालिनिन क्षेत्र। ये मास्को के पश्चिम में है। यहाँ कालिनिन सबसे बड़ा शहर है। अगला है वोल्गा वेसिन, जो वोल्गा नदी की घाटी में है और यहाँ भी सूती कपड़े की अनेक मिलें हैं। यूराल क्षेत्र में चेल्याबिस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अतिरिक्त साइबेरिया में भी ओमस्क, टोमस्क, नोवोसिबिर्स्क, केमेरोव आदि सूती कपड़े के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट पहलू थे सूती कपड़े के और जो प्रमुख देश थे, इनका एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये, और इनकी तैयारी आपको करनी चाहिए। थैंक यू।